हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल तिवारी आपका CGPSC ज्ञान में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए संविधान का एक नया टॉपिक लेके आया हूं। आज हम बात करेंगे उद्देशिका के बारे में, प्रस्तावना के बारे में, जिसे प्रीएम्बल भी कहा जाता है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि इसे कहाँ से लिया गया है, इसकी भाषा कैसी है, इसमें किन चीजों का वर्णन किया गया और इसे क्यों लाया गया था, इस बारे हम आज बात करने वाले हैं अपने इस टॉपिक में। चलिए स्टार्ट करते हैं कि उद्देशिका या प्रस्ताव क्या था, इसे कब प्रस्तुत किया गया, कौन प्रस्तुत किया। ठीक है, हम सबसे पहले बात करेंगे प्रस्तावना। तो प्रस्तावना जो है हमारे भारतीय संविधान की, यह अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। याद रखिएगा, जो प्रस्तावना का विचार लिया गया है, जो उसकी विचारधारा है, वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। इसके बाद यदि इसकी भाषा की बात की जाए कि इसकी भाषा कहाँ से ली गई है, तो जो संविधान के प्रस्तावना की भाषा है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित थी। याद रखिएगा, जो प्रस्तावना की विचारधारा है वो अमेरिका से थी और जो उसकी भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। इस प्रकार ये दोनों देश अलग अलग है। ठीक है, अमेरिका से प्रस्तावना का विचारधारा और उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। इसे भारतीय संविधान की जो बैठकें हो रही थी, उसमें जो तीसरी बैठक थी, उसमें इसे प्रस्तुत किया गया था, जो कि हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को इस उद्देशिका को प्रस्तुत किया गया संविधान सभा के सामने। संविधान सभा के सामने इसे रखा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और 22 जनवरी 1946 को यह जो उद्देशिका का जो प्रस्ताव रखा गया था वह पारित कर दिया गया सर्वसम्मति से। 22 जनवरी 1946 को यह उद्देशिका प्रस्ताव पारित कर दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब ये प्रस्ताव रखा था, यह उद्देशिका संविधान सभा के सामने रखी थी, तो उन्होंने यह इच्छा जाहिर की थी कि इसे संविधान का अंग भी बनाया जाए। इस प्रकार ये इसकी भूमिका थी कि इसे कहाँ से लिया गया, इसे किसने प्रस्तुत किया और इसे कब प्रस्तुत किया गया और ये कब पारित हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। इसके आगे हम चर्चा करेंगे कि इसका महत्व क्या है। जो प्रस्तावना है हमारे संविधान में, उसका महत्व क्या है, वो किस दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यदि इसकी बात की जाए तो बहुत से जो विद्वान हुए उन्होंने इसकी अलग अलग व्याख्या की है। यहाँ पर हम कुछ विद्वानों के मत देखेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। इसमें सबसे ऊपर रखते हैं हम सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान का प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है। संविधान का अंग है, ये जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक अभिन्न अंग है, वो संविधान से अलग नहीं है। इसी क्रम में आगे एक विशेषज्ञ हुए अर्नेस्ट बार्कर। अर्नेस्ट बार्कर ने संविधान की कुंजी कहा है प्रस्तावना को। प्रस्तावना को अर्नेस्ट बार्कर ने संविधान की कुंजी कहा है, कुंजी। इसके आगे सुभाष कश्यप, जिनका नाम आपने सुना होगा, ये संविधान के विशेषज्ञ हैं, इनकी पुस्तकें भी छपी हैं। इन्होंने प्रस्तावना को, संविधान को शरीर का अंग और प्रस्तावना को उसकी आत्मा बताया है। संविधान का अंग और प्रस्तावना को उसकी आत्मा बताया है सुभाष कश्यप जी ने। और यह भी कहा है कि यह जो संविधान है, इसकी प्रस्तावना इसकी आधारशिला है। मतलब इसी से इसके उद्देश्य और लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, इसलिए उसे आधारशिला कहा। ये कथन कहा गया था सुभाष कश्यप के द्वारा। ये कुछ महत्व हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इसके आगे देखते हैं कि जब संविधान में प्रस्तावना रखी गई तो पूछा गया कि क्या संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है, क्या वो संविधान का ही कोई भाग है। तब इसकी व्याख्या करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्याख्या की और बताया। इसके लिए एक वाद दायर किया गया था, बेरूबारी वाद जिसे कहा जाता है। यह वाद दायर किया गया था 1960 में। 1960 में एक वाद दायर किया गया बेरूबारी के नाम से, और इस वाद में यह पूछा गया क्या प्रस्तावना संविधान का कोई अंग है, क्या उसका कोई भाग है। तो इसकी व्याख्या करते हुए संविधान ने उस समय यह कहा कि ये जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि किस बात में संविधान को, प्रस्तावना को संविधान का अंग बताया गया है, किसमें नहीं बताया गया है। इसलिए इसको मैं आपको अलग अलग करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहला बात था बेरूबादी वाद। इसमें ये पूछा गया क्या प्रस्तावना अंग है, तो इसकी व्याख्या में सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि वह संविधान का अंग नहीं। इसके कुछ समय पश्चात
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद दायर किया गया। यह वाद दायर किया गया था 1973 में। 1973 में यह वाद दायर किया गया और फिर से पूछा गया सर्वोच्च न्यायालय से, क्या प्रस्तावना अंग है संविधान का? तो इसकी व्याख्या में उसने अपने ही जो मत थे, इससे पहले उन्होंने कहा था कि अंग नहीं है, इसमें सुधार करते हुए उन्होंने कहा कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो उसका अंग है तथा सिर्फ अंग नहीं बल्कि उसके व्याख्या का आधार है। यदि मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहां पर हमारा संविधान मौन है, जहां पर वो व्याख्या करने में असमर्थ है, जिसका उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, तो हम उस दशा में हमारी प्रस्तावना जो उद्देशिका है उसका प्रयोग करके उस वाद को, उस मत को, उस विवाद को, उस समस्या को निपटा सकते हैं। ये कहा गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। इसके आगे फिर से एक बार वाद दायर किया गया, एस.आर. बोम्मई वाद कहा जाता है इसे, एस.आर. बोम्मई। ये दायर किया गया था 1993 में। 1993 में एस.आर. बोम्मई वाद दायर किया गया। इसमें कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो केवल संविधान का अंग ही नहीं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जो प्रस्तावना है वो केवल संविधान का अंग नहीं है बल्कि उसके आधारभूत ढांचे का भाग है। मतलब जब संविधान बना था तो उसके साथ ही प्रस्तावना को रखा गया है, इसलिए ये कहा गया कि यह आधारभूत ढांचे का भाग है। और इसके आगे यह भी बात कही गई कि इसके आधारभूत इसकी जो संरचना है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संसद इसमें इसके आधारभूत ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। जब संविधान की प्रस्तावना रखी गई तब वो जैसे स्वरूप में था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। उसमें कुछ चीजें जोड़ी जा सकती हैं पर उसके मूलभूत संरचना में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यह कहा गया एस.आर. बोम्मई वाद 1993 में। ये था कि हम संविधान का अंग कह सकते हैं कि नहीं। तो इससे यह मत निकलकर सामने आता है कि हम प्रस्तावना को संविधान का अंग कह सकते हैं और वो संविधान का अंग ही नहीं है बल्कि उसका एक अभिन्न अंग होने के साथ उसकी आधारशिला है, उसका आधारभूत ढांचा है और इसमें संसद के द्वारा कोई मूलभूत जो ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके आगे देखते हैं क्या इसमें कभी संशोधन किया गया है प्रस्तावना में। यह भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या संविधान की प्रस्तावना में कभी संशोधन किया गया है? तो याद रखिएगा इसमें केवल एक बार संशोधन किया गया है। जो प्रस्तावना है हमारे भारतीय संविधान की, इस पर केवल एक बार ही संशोधन किया गया है, केवल एक बार। और ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा केवल एक बार हमारी प्रस्तावना को परिवर्तित किया गया है, परंतु इसमें कुछ शब्द जोड़े गए थे, कुछ भी हटाया नहीं गया था। इसलिए कहा गया है कि जो मूल संरचना होगी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसमें शब्द जोड़े जा सकते हैं, हटाए नहीं जा सकते। और इस प्रकार 1976 में ये जब परिवर्तन किया गया तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए। 3 शब्द, पहला था समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष और तीसरा है अखंडता। केवल 3 शब्द जोड़े गए, पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। इस प्रकार ये 3 शब्द जोड़े गए। एक बार केवल संशोधन किया गया है 1976 में। ये थी इसकी पृष्ठभूमि, इसकी भूमिका जो मैं आपको बता रहा था। ये समझिए कि इस प्रस्तावना की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी, क्यों इसे प्रस्तुत किया गया होगा। तो इसका जवाब ये है कि जो प्रस्तावना है वो हमारे जो संविधान सभा के सदस्य थे उनकी मूल भावना, उनके विचार, उनके स्रोत को प्रकट करने के लिए ये प्रस्तावना लाई गई थी। मतलब वो ये बताना चाहते थे इस प्रस्तावना के द्वारा कि उनके संविधान के निर्माण में उनका उद्देश्य क्या रहेगा, उनका लक्ष्य क्या रहेगा। इसीलिए हम प्रस्तावना को प्रस्तुत किए और इसे प्रस्तुत करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आइए अब हम बात करते हैं कि ये जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में किन किन शब्दों का प्रयोग हुआ है, उनका अर्थ क्या है। आज हम अपनी प्रस्तावना, संपूर्ण प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे। उनमें जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे कि उनका अर्थ क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब हम चर्चा करते हैं कि ये हमारी जो संविधान में प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, वो किस प्रकार से लिखी गई है, उसमें किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो हम इसको देखते हैं कि ये क्या है। मैं आपको पहले एक बार इसे पढ़कर बताता हूँ कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा गया है।
आप इसे ध्यान से सुनिएगा। इसके पश्चात में एक एक शब्द को का मतलब आपको बताऊंगा कि उस शब्द का अर्थ क्या है, वहां पर उसे किस लिए प्रयुक्त किया गया है। तो हम देखते हैं कि प्रस्तावना में क्या लिखा गया है। ठीक है, इसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, यानी कि भारत की जो जनता है, इसका मतलब ये है कि जो भारत की जनता है वो ही सर्वोपरि है, सर्वोच्च है। ये भाव निहित करने के लिए कि जनता ही सब कुछ है, जनता ही सर्वोपरि है, इसलिए इस शब्द का प्रयोग किया है। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग का प्रयोग इसीलिए किया गया क्योंकि जनता सर्वोच्च है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात की गई है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मैं अभी आपको मतलब भी बताऊंगा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है। इसके आगे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, याद रखिएगा समाजवादी शब्द संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है और ये पंथ निरपेक्ष जो शब्द है यह भी संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। यह मूल प्रस्तावना में नहीं था, मूल प्रस्तावना में ये दो शब्द नहीं थे, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ने बाद में जोड़ा गया। तो देखते हैं हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, जो भी भारत देश में रहेगा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यहाँ पर 3 प्रकार के न्यायों की बात की गई है। पहला है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक और तीसरा है राजनीतिक न्याय। इसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना के स्वतंत्रता की बात की गई, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना करने के लिए स्वतंत्र होगा, इसकी बात की गई। इसके आगे प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में जो भारत के नागरिक होंगे उन सब में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये जो अखंडता शब्द है यह भी शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो याद रखिएगा, व्यक्ति की गरिमा और एक राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, जिस दिन ये तारीख है जिस दिन संविधान में ये प्रस्तावना पारित हो गई, सॉरी ये तब का तिथि है जब संविधान लागू किया गया था, तब इसे पुनः पढ़ा गया था। ये प्रस्तुत कब किया गया था ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये पारित कब हुआ था ये बता दिया, परंतु जब पूरा संविधान बनकर तैयार हो गया तब इसे फिर से दोहराया गया, ये तब की तिथि। तो इसमें कहा गया है कि दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, जिस तारीख को ये दोहराया गया ये वो तारीख है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्ग, ये तिथि मिति मार्गशीर्ष शुक्ल संवत 2006 विक्रमी, यह तिथि है भारतीय कैलेंडर के अनुसार, ये तिथि बताई गई है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा, हम सबके द्वारा, एतद मतलब हम सबके द्वारा इस संविधान को 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, ये 3 शब्द हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस प्रकार ये संविधान की प्रस्तावना है जो लिखी गई। अब हम इसकी एक एक शब्द के बारे में चर्चा करते हैं कि उसका मतलब क्या होता है। हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता, ये मैंने आपको बताया, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समझिए कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य है ऐसा देश जिस पर किसी बाह्य शक्ति का कोई अधिकार ना हो, चाहे वो आंतरिक स्तर पर या बाह्य स्तर पर कोई हस्तक्षेप ना हो किसी अन्य देश का, तो वो देश अपनी विचारधारा, अपनी
स्वतंत्रता के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा, वो अपने विचार खुलकर रख सकता है, उसका किसी पर प्रभुत्व नहीं, उसके ऊपर किसी का प्रभुत्व नहीं होगा, तब वो देश क्या कहलाएगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। समझिएगा क्या होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कि जब किसी देश पर आंतरिक या बाह्य रूप से किसी अन्य शक्ति का कोई अधिकार ना हो, तब वो देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। इसलिए कहा गया है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। समाजवादी क्या होता है ये समझ ली। समाजवादी जो शब्द है इसकी दो विचारधाराएं हो सकती हैं। एक है ये समाजवादी लोकतंत्रात्मक हो सकता है जिसे भारत ने अपनाया है, लोकतांत्रिक समाजवादी। एक हो सकता है साम्यवादी समाजवादी, जिसमें इन दोनों में मैं आपको फर्क बताने की कोशिश करता हूं। समाजवादी में समाजवादी का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जो निजी और सरकारी ये दोनों चीजें होंगी, लेकिन जो हमने अपनाया है, जो लोकतंत्रात्मक समाजवादी अपनाया है, इसमें दोनों को समान अवसर मिलेंगे। समाजवादी शब्द से अभिप्राय हम इसे दो तरीके से समझ सकते हैं। एक होता है लोकतंत्रात्मक समाजवादी और दूसरा होता है साम्यवादी समाजवादी। इन दोनों में अंतर क्या है? जब किसी देश के संसाधनों पर संपूर्ण अधिकार सरकार का होता है, केवल सरकार का, तो वो कहलाता है साम्यवादी व्यवस्था, जिसे हम समाजवादी कहते हैं। साम्यवादी समाजवादी ये किसी विचारधारा से प्रेरित होता है, किसी विशेष विचारधारा से। लेकिन जब हम लोकतंत्रात्मक समाजवादी की बात करते हैं तो वहां पर देश के संपूर्ण संसाधनों पर केवल सरकार का आधिपत्य नहीं होता है, बल्कि उसके साथ निजी क्षेत्रों का भी होता है, और वो दोनों सहगामी रूप से कार्य करते हैं। सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का ही अधिकार होता है, तब हम उसे लोकतंत्रात्मक समाजवादी कहते हैं। और यही कॉन्सेप्ट अपनाया था भारत ने भी, और इस समाजवादी शब्द को अपनी प्रस्तावना में स्थान दिया। इस प्रकार यह है समाजवादी। इसके आगे हम बात करेंगे पंथ निरपेक्ष। देखिए पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है। वैसे अमेरिका का जो संविधान है उसने भी धर्म निरपेक्ष अपनाया है, लेकिन भारत ने उससे आगे बढ़कर पंथ निरपेक्ष को स्थान दिया। ये पंथ निरपेक्ष क्या है? जब हम धर्म निरपेक्ष की बात करते हैं तो सरकार किसी भी धर्म के मामले में तटस्थ होती है, वो ना किसी को भी सपोर्ट नहीं करती है, उसको बढ़ावा नहीं देती है। लेकिन जब हम इससे आगे पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं तो वो धर्म निरपेक्ष से आगे होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सरकार होती है वो तटस्थ नहीं होती, बल्कि किसी धर्म के बढ़ावे के लिए कार्य करती है। मतलब सभी को समान अवसर देती है और सभी को समान रूप से बढ़ावा देती है, किसी एक विशेष धर्म को प्रेरित नहीं करती है, बढ़ावा नहीं देती है। मतलब यदि अमेरिका में देखें तो वहां वो किसी को भी बढ़ावा नहीं देगी, ना ही उसको नीचा कर दिखाने की कोशिश करेगी। लेकिन जो भारत की सरकार है वो सभी धर्मों के लिए समान होगी और सभी को बढ़ने का अवसर प्रदान करेगी। इसलिए हमने धर्मनिरपेक्ष शब्द ना लेकर पंथ निरपेक्ष शब्द अपनाया है। इसके आगे देखते हैं लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक क्या होता है? लोकतंत्रात्मक से तात्पर्य है कि जो जनता होगी सारी शक्ति उसमें निहित होगी और वो जनता अपनी प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करेगी। किसी व्यक्ति या किसी वर्ग विशेष का शासन नहीं होगा, बल्कि जनता स्वयं शासन करेगी अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, तब उसे कहा जाता है लोकतंत्रात्मक। इसके आगे एक शब्द प्रयोग हुआ है गणराज्य। गणराज्य, ये गणराज्य शब्द क्या होता है ये समझिए। गणराज्य से तात्पर्य क्या है? गणराज्य का मतलब है ऐसा देश जहां का प्रमुख वंशानुगत नहीं हो सकता। जैसा कि आपने ब्रिटेन में देखा होगा, वहां पर राजा का बेटा या महारानी है ना, वो उनके वंश के ही लोग नए राजा या रानी बनते हैं, है ना। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। जो हमारा राष्ट्र प्रमुख होता है मतलब राष्ट्रपति, है ना, तो वो किसी वंशानुगत पद से नहीं आ सकता। उसके लिए चुनाव प्रक्रिया अपनाई जाती है और जनता अपने प्रतिनिधि को चुन सकती है। इसलिए हमारे देश में गणराज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसे लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहा जाता है। मतलब जनता का प्रतिनिधि होगा और वो जनता जब चाहेगी तब तक रहेगा और जब नहीं चाहेगी तब नहीं रहेगा। इसलिए इसे गणराज्य कहा जाता है। गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब देखिए समझिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय संविधान में यह उल्लेख किया गया है कि जो सामाजिक स्तर पर है वो भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, सामाजिक स्तर पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। किसी को जन्म
जन्म स्थान, ठीक है, जाति, धर्म, वंश, इन सब के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। पहले आपने देखा होगा कि बहुत सी ऐसी मान्यताएं प्रचलित थी जिनमें कुछ जातियों को समाज में स्थान कम दिया जाता था। इसी को हटाने के लिए हमने सामाजिक शब्द का प्रयोग किया। सामाजिक से तात्पर्य यही है कि किसी भी धर्म या जाति, वंश, जन्म स्थान, इसके आधार पर किसी में भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसे ही कहते हैं सामाजिक न्याय। यदि कोई ऐसा करता है तो न्यायालय उसे दंड देगी, ठीक है। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि जो हमारा जो देश है वहां पर ऐसी खाई नहीं बनने दी जाएगी कि कोई एक विशेष वर्ग काफी धनवान है, काफी पैसे वाला है, और वहीं पर एक दूसरा जो वर्ग होगा वो बहुत ही गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा होगा। ऐसी स्थिति नहीं पैदा होने दी जाएगी, अर्थात सबको समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसलिए हम न्यायिक आर्थिक न्याय की बात करते हैं। राजनीतिक न्याय, तीसरा शब्द है राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि सभी को चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता होगी, अपने नेता चुनने की स्वतंत्रता होगी, अपने प्रतिनिधि को चुनने की स्वतंत्रता होगी, उसे वोट डालने का अधिकार होगा। इसे ही कहा जाता है राजनीतिक न्याय। इस प्रकार ये तीन शब्द थे। इसके आगे हम बात करेंगे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। मतलब सभी व्यक्ति जो भारत में निवास करेंगे उन्हें अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता होगी। विचार, अपने भावनाओं को अभिव्यक्त करने की, लोगों तक पहुंचाने की स्वतंत्रता होगी। फ्रेंड्स, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई। अर्थात सभी व्यक्तियों को अपने विचार को अभिव्यक्त करने की, अपने धर्म को मानने की, उसके उपासना करने की, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया विचार, अभिव्यक्ति, किसी भी धर्म पर वो अपना विश्वास रख सकते हैं, उसकी उपासना कर सकते हैं। इसलिए कहा गया अपने विचारों की, अपने विचार की अभिव्यक्ति की, ठीक है, किसी धर्म को मानने की उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त होगी, और इसका संविधान में प्रावधान भी किया गया है। इसके बाद अगली लाइन है प्रतिष्ठा व अवसर की समता। अर्थात सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, चाहे वो रोजगार हो या अन्य किसी सभी क्षेत्रों में। जो कोई भी व्यक्ति उसमें भाग लेता है तो उसे प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी पद तक पहुंच सकता है, ठीक है, और उसे समान अवसर प्रदान किया जाएगा। यही कहा गया है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता और अखंडता। समझिएगा कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो व्यक्ति की गरिमा की बात करता है। अर्थात किसी भी व्यक्ति का जब जन्म होता है तो उसे जन्म को गरिमामय पूर्ण ढंग से जीने का अधिकार है। जैसे कि जीवन तो सभी जीते हैं, जानवर भी और हम भी, लेकिन हम उसे गरिमामय ढंग से जीते हैं, ठीक है। हमारे रहने का तरीका, बात करने का तरीका, सभी चीजें अलग होती है एक जानवर से, इसलिए वो जानवर है और हम इंसान हैं। इसी की चर्चा की गई है, व्यक्ति की गरिमा, अर्थात सभी को ऐसा जीवन जीने का अधिकार होगा जो गरिमामय हो, गरिमापूर्ण हो, ठीक है। वह राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, मतलब ऐसी बंधुता का प्रचार किया जाएगा, ऐसी भाईचारे का प्रचार किया जाएगा जो हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करे। यह अखंडता शब्द 42वें संशोधन से जुड़ा है, याद रखिएगा, पहले ये मूल संविधान में नहीं था। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता दोनों को सुनिश्चित करने के लिए हम बंधुता का प्रचार करेंगे, आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ावा देंगे। यह कहा गया है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए। इसके आगे जो चर्चा की गई है वो तिथि की जानकारी देती है कि किस तिथि को संविधान सभा ने इसे अपनाया था। याद रखिएगा, जो पहले मैंने तिथि बताई है इससे पहले के लेक्चर में, मतलब जब हम बात कर रहे थे कि इसे कब प्रस्तुत किया गया और कब पारित किया गया, वो प्रस्तुत करने की तिथि, लेकिन इस प्रस्तावना को दोहराया गया जब हमारा पूरा संविधान बनकर तैयार हो गया, तब इसको दोहराया गया और वो तिथि की चर्चा की गई है इस प्रस्तावना में, ठीक है। इसमें कहा गया है दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, मतलब जो संविधान सभा थी वहां के लोग ये संकल्प ले रहे हैं अपने जनता के लिए, प्रतिनिधि है वो जनता के, मतलब सारी जनता ये संकल्प ले रही है, दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, याद रखिएगा ये तिथि है जब संविधान लागू किया गया था, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949
मिति मार्गशीर्ष शुक्ल संवत 2006, सॉरी मैंने कहा कि लागू हुआ था, लागू नहीं हुआ था, 26 नवंबर 1949 को यह बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को यह बनकर तैयार हुआ था। इसके कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था, पर संपूर्ण रूप से संविधान को लागू नहीं किया था। ये वो तिथि है जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल संवत 2006 विक्रमी ये तिथि को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आत्मा से, अंग से और अधिनियम से, तीनों ही तरीके से हम इसे अपना बनाते हैं। यह कहा गया था इस प्रस्तावना में, ये प्रस्तावना थी। देखिए, इस प्रस्तावना से हमें 4 चीजों की जानकारी मिल गई। ये 4 चीजें कौन कौन सी थी, तो बात करते हैं कि प्रस्तावना के 4 तथ्य कौन कौन से थे जो इसकी जानकारी हमें प्रस्तावना से मिल जाती है। ये 4 तथ्य कौन कौन से, तो पहला है सत्ता का स्रोत। यह पता चलता है कि जो सत्ता है वो किस पे निहित होगी, जनता। जनता ही सर्वोच्च होगी, जनता ही अपना प्रतिनिधि चुनेगी। मतलब जो शक्ति है वो उसका केंद्रण कहाँ होगा, भारत की जनता में। इसीलिए कहा गया सत्ता का स्रोत कहाँ पर होगा, जनता में। इसीलिए शब्द प्रयोग किया गया हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। इससे स्पष्ट होता है कि किसमें है शक्ति, जनता में। दूसरी चीज हमें पता चलती है शासन का प्रकार, कि शासन का प्रकार कैसा होगा। जैसे हमने देखा कि हमारा देश जो होगा वो कैसा होगा, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, ये सारी चीजें किसके लिए प्रयुक्त हुई हैं, शासन के प्रकार की अभिव्यक्ति करती हैं कि शासन का प्रकार कैसा होगा, किस प्रकार यहाँ पर शासन किया जाएगा। ये दूसरा है। इसके पश्चात तीसरी बात जो हमें पता चलती है कि शासन प्रणाली के लक्ष्य क्या होंगे। हम जो शासन करेंगे उससे क्या लक्ष्य प्राप्त करना चाहेंगे, तो हमने बताया कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का लक्ष्य, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए ये हमारा लक्ष्य है। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। इसके दूसरे पैराग्राफ में हमें पता चलता है कि उसका लक्ष्य क्या है, जिसमें बताया गया है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए ये हमारा क्या होगा, लक्ष्य। जो तीसरी चीज है जो हमें यहाँ से पता चलती है। और जो चौथी चीज है वो इसके अपनाए जाने की, इसके क्रियान्वयन की तिथि है, जो कि क्या है, 26 नवंबर 1949, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल संवत 2006 विक्रमी। ये तिथि का भी पता हमको इस प्रस्तावना से चलता है। इस प्रकार हमें 4 चीजों की जानकारी मिल जाती है इस प्रस्तावना से। संभवतः जितने भी क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते थे, मैंने उन्हें सभी क्वेश्चन को इसमें समाहित करने की कोशिश की है। ये आपको प्री और मेंस दोनों में सहायता करेगा। यदि आप मेंस लिखते हैं तो आप इतने फैक्ट डालेंगे तो आपका आंसर तैयार हो जाएगा, और प्री में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार से आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सकें। और मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मेरे पहले वीडियो को, जिसमें मैंने राष्ट्रपति की चर्चा की थी, उसे एक दिन में 1000 व्यू प्रदान किया है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।